एक बार फिर से आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ विद्यानाथ झा और आज मैं राजपथ के बगल में विजय चौक पर मौजूद हूं और मेरे पीछे ये जो इमारत आप देख रहे हैं, दरअसल ये सिर्फ इमारत नहीं है, लोकतंत्र का सबसे बड़ा मंदिर है और इसी मंदिर में बैठे हुए एक शख्स ने, जी हां, जिसका नाम है फारूक अब्दुल्ला, इस शख्स ने आज देश के खिलाफ बोला है। पहली बार नहीं बोला है। मैं रविकांत के पास आता हूं। रविकांत, पहली बार तो फारूक अब्दुल्ला ने भी नहीं बोला है और फारूक अब्दुल्ला ने पहली बार तो नहीं बोला है, उनके परिवार के बारे में भी आज देश को बताइए, क्योंकि आज देश के लोग ये जानना चाहते हैं कि ऐसे परिवार को, ऐसे नेता को संसद से लेकर और जम्मू कश्मीर में क्या रहने का अधिकार है और क्या ऐसे नेता को गिरफ्तार नहीं किया जाए, क्या ऐसे नेता को संसद से बाहर नहीं कर देना चाहिए। रविकांत, विद्या, 70 सालों तक 3 परिवारों का घाटी में राज रहा है और उनमें से एक अब्दुल्ला परिवार है। वो संसद भवन में आकर बोलते हैं भारत माता की जय, लेकिन जैसे ही श्रीनगर की धरती पर पहुंचते हैं पाकिस्तान और चीन से मदद मांगते हैं और ये हुर्रियत के लोगों को अपने साथ बिठाते हैं, अलगाववादियों को सपोर्ट करते हैं जो सीधे पाकिस्तान से जुड़े हुए हैं। ऐसे पाकिस्तानियों को सपोर्ट करते हैं, चीन की गोद में बैठना चाहते हैं और ऐसे लोग संसद में बैठे हैं। धीरेन्द्र जी, ऐसे लोग संसद में बैठे हैं, क्या ये संसद में बैठने के काबिल हैं? क्या इनको गिरफ्तार नहीं कर लेना चाहिए? क्या इनको देश से बाहर नहीं निकाल देना चाहिए? देखिए, सबसे बड़ा सवाल यही है कि क्या ये संसद के अंदर रह सकते हैं और उस वक्त गलवान के शहीदों का अपमान करके रह सकते हैं? संसद कितनी स्वायत्ता देगी? देश विरोधी बयानों के लिए संसद को तय करना है। अब ये सवाल सिर्फ हमारा या देश का नहीं है, संसद को भी ये तय करना है कि आखिर ऐसे लोगों को अपने बीच में कब तक बैठने दें और उसके लिए क्या नियम हो सकते हैं। मुझे लगता है विद्या, ये बड़ा मामला है जिस पर यकीनन संसद की कमेटी को गौर करना चाहिए, लोकसभा अध्यक्ष को गौर करना चाहिए कि आखिर इस तरह का बयान ऐसे वक्त में जब हमारे गलवान के शहीद। धीरेन्द्र जी, आप तो ये भी कह रहे हैं कि आज देश के उन सांसदों को आवाज उठाने की जरूरत है जो संसद में बैठते हैं, सरकार का विरोध करते हैं। सरकार का विरोध आप कीजिए, क्योंकि आप संसद में बैठे हैं विपक्ष में, आप संसद में बैठकर सरकार की नीतियों का विरोध कीजिए, लेकिन ऐसे शख्स के खिलाफ, ऐसे सांसद के खिलाफ आप क्यों चुप्पी साध लेते हैं? क्यों अपने मुंह पर पट्टी बांध लेते हैं? क्यों अपनी आंखें बंद कर लेते हैं? जो देश द्रोही भाषा बोलता है, जो देश के खिलाफ बोलता है, जो हमारे देश की खाता है और हमारे देश के खिलाफ ही बोलता है, ऐसे लोगों को हमारे देश में रहने का अधिकार नहीं है। एक रिपोर्ट में दिखाना चाहता हूं दोस्तों आपको, मेरे भाइयों, आपको मैं एक रिपोर्ट दिखाना चाहता हूं ताकि आप समझ पाएं फारूक अब्दुल्ला जी को और फारूक अब्दुल्ला जी के पूरे परिवार को समझिए कि आखिर क्या ये पहली बार हुआ है कि देश के विरोध में इन लोगों ने बयान दिया है? क्या ये देश विद्रोही नहीं है, देशद्रोही नहीं है? खड़े मारते हैं। फारूक अब्दुल्ला कहता है जी वो सा पाकिस्तान का, मैं कहता हूं वो है उनका। क्या वो चूड़ियां पहने हुए बैठे हैं? उनके पास भी एटम बम है, क्या उसे हमें मरवाना है क्या? कोई एक बयान हो तो इत्तेफाक कहकर टाल भी दिया जाए, लेकिन जुबान से जब देश के लिए ऐसी कड़वाहट बार बार निकले तो इसे महज इत्तेफाक नहीं कहा जा सकता। इतिहास के पन्नों को पलटे तो अब्दुल्ला परिवार के सियासी नुमाइंदों में हिंदुस्तान के प्रति ऐसी कड़वाहट की लंबी फेहरिस्त थी। शुरुआत अगर फारूक अब्दुल्ला के पिता शेख अब्दुल्ला से करें तो उन्हें लेकर विवाद कम नहीं है। शेख अब्दुल्ला ने जिन्ना की मुस्लिम लीग की तर्ज पर मुस्लिम कॉन्फ्रेंस बनाई और जम्मू कश्मीर के लिए अलग इस्लामी झंडा पेश किया। 1948 में जम्मू कश्मीर के प्रधानमंत्री बनने के बाद उन पर आरोप लगे कि राज्य में शासन की लगाम थामे रहने के लिए उन्होंने पाकिस्तान से अपनी कड़ियां जोड़ ली। उन पर ये आरोप भी लगने लगे थे कि वो आजाद कश्मीर चाहते थे। आईबी के पूर्व चीफ बीएन मलिक ने अपनी किताब में दावा किया है कि शेख अब्दुल्ला ने विदेशी गुप्तचर एजेंसी के अधिकारियों के साथ बैठक की थी। किताब के मुताबिक साल 1953 में शेख अब्दुल्ला कश्मीर को आजाद देश बनाने की बात करने वाले थे। इतना ही नहीं, 1965 में चीन के राष्ट्रपति से मुलाकात करने के लिए शेख अब्दुल्ला अल्जीरिया में 4 दिनों तक उनका इंतजार करते रहे। लेकिन अपने मुल्क का खाना और चीन पाकिस्तान के लिए गाने का ये सिलसिला अब्दुल्ला परिवार में आगे भी जारी रहा। चीन के सहारे जम्मू कश्मीर में धारा 370 की वापसी का ख्वाब सजाने वाले फारूक अब्दुल्ला ने 24 सितंबर को खुलेआम चीन के शासन की वकालत की थी। धारा 370 खत्म करने को लेकर भी फारूक अब्दुल्ला के ये बोल उनकी देशद्रोही मानसिकता की ओर इशारा करते हैं। हम इसका मुकाबला करेंगे इंशाअल्लाह, हम इसके खिलाफ खड़े हो जाएंगे।
370 वो कहते हो खत्म करो। अरे करोगे तो फिर इलाहाब किधर रहेगा? अल्लाह की कसम कहता हूं, मेरे ख्याल से अल्लाह को यही मंजूर होगा हम इनसे आजाद हो जाएं। करें, हम भी देखते हैं, हम भी देखते हैं। मैं भी देखता हूं फिर कौन इनका झंडा खड़ा करने के लिए तैयार है। अब जरा पाकिस्तान के कब्जे वाले कश्मीर को लेकर दिए गए उनके विवादित बयान को भी सुन लीजिए। पाकिस्तान एक हिस्सेदार है, खुद ये कहते हैं पार्लियामेंट में, इनका रेजोल्यूशन है कि वो हिस्सा जो पाकिस्तान के अंदर है वो हमारा है। अरे तुम्हारे बाप का है क्या? तुम्हारे पास वो ताकत नहीं है कि तुम वो हिस्सा ले सको। एक दिन इस हिंदुस्तान की इस बड़ी हुकूमत को पाकिस्तान से बात करनी पड़ेगी। स्टैंड बाय। तो सुना आपने, देखा आपने कि न सिर्फ फारूक अब्दुल्ला बल्कि इनके तमाम जो परिवार के लोग हैं वो भी किस तरह से बोलते हैं देश के खिलाफ। और मेरे साथ इस वक्त डॉक्टर पीएम त्रिपाठी जी मौजूद हैं। पीएम त्रिपाठी जी, मैं आज पूछ रहा हूं यहां से राजपथ से खड़ा होकर, संसद के सामने खड़ा होकर मैं पूछ रहा हूं, और पूछ रहा है आज पूरा देश, क्योंकि पूरा देश आज ये जानना चाहता है। आप तो विशेषज्ञ हैं पीएम त्रिपाठी जी, बताइए आज देश को कि क्या ऐसे व्यक्ति को इस संसद भवन में बैठने का अधिकार है, इस देश में रहने का अधिकार है, जो देश के खिलाफ बोलता है, जो देश को तोड़ने की बात करता है, और एक बार नहीं करता है, बार बार करता है, जो देश में जयचंद की तरह बैठा हुआ है। पीएम त्रिपाठी जी। फारूक अब्दुल्ला जैसे लोगों को मैं सिर्फ इतना ही कहूँगा कि खुद चीन अपने मुल्क के मुसलमानों के साथ, उइगर मुसलमानों के साथ जिस तरीके का बर्ताव करता रहा है उससे भी उनकी आंखें नहीं खुलीं। और जिस तरीके से उइगर में मुसलमानों का कत्लेआम किया गया, उनकी जनसंख्या को बदलने की कोशिश की गई, उनके तौर तरीके, उनके त्यौहार, उनकी पवित्र पुस्तक कुरान को लेकर जिस तरीके से सरकार के चीन के लोगों ने काम किया, आज भी पाकिस्तान और फारूक अब्दुल्ला जैसे लोग इसको समझने को तैयार नहीं। जहाँ तक फारूक अब्दुल्ला के मुखालिफ कोई कार्रवाई करने की बात है, तो मुझे लगता है कि ये बयान उन्होंने संसद के भीतर तो दिया नहीं है, अपने आप पुलिस को इसमें एफआईआर दर्ज करके एक्शन लेना चाहिए। संसद के बाहर दिए गए बयानों के लिए आपको बीच में रोक रहा हूं, प्रकार से जिम्मेदार हैं। पीएम त्रिपाठी सर, पीएम त्रिपाठी जी सर, मैं ये जानना चाहता हूं क्या संसद के बाहर निकलकर किसी सांसद को यह अधिकार मिल जाता है कि वो देश को तोड़ने की बात करे, वो देश को गाली दे और देश के टुकड़े टुकड़े करने की बात करे, 370 पर बात करे, जिसे देश से अब बाहर निकालकर फेंक दिया गया है। मैं आपके पास आऊंगा सर, लेकिन एक बार हमें चलना होगा जम्मू, क्योंकि यहां पर मौजूद है मेरे सहयोगी शहनवाज, और वहां पर प्रोटेस्ट हो रहा है फारूक अब्दुल्ला के खिलाफ, उनके बयान के खिलाफ। शहनवाज, बताइए क्या हो रहा है वहां पर, और जरा तस्वीर भी दिखाइए। देखिए विद्या, जब से फारूक अब्दुल्ला का ये बयान आया है कल से, और कल से ही देश भर में प्रोटेस्ट हो रहे हैं, लेकिन जम्मू में खास तौर से प्रोटेस्ट जो हैं वो देखे जा रहे हैं। और साफ तौर पर लोगों का कहना है कि 370 जाने के बाद से ही फारूक अब्दुल्ला पूरी तरह से जम्मू कश्मीर में और देश में इररेलेवेंट हो गए हैं, और उसी के लिए ये बयान जो है वो वहाँ पर दे रहे हैं ताकि उनकी मौजूदगी जो है वो दर्ज हो सके। लेकिन किस तरीके से सीधे बात कीजिए लोगों से, शहनवाज, सीधे बात कीजिए लोगों से, क्योंकि आज लोग जवाब देंगे फारूक अब्दुल्ला जैसे लोगों को। सीधे लोगों से बात कीजिए शहनवाज। क्या कहना चाहेंगे आप? ये मूछें स्पेशल चाइना से मंगवाई, ये हैट चाइना से आई। अब कोई जाना ही चाइना चाहता है, मैं क्या कर सकता हूँ। लेकिन मुझे तो वो फारूक अब्दुल्ला चाहिए था जो हिंदुस्तान जिंदाबाद का नारा लगाता था। अब वो फारूक अब्दुल्ला कहता मैं चाइना जा कर के दम लूँगा, और चाइना वाले 370-35 ये हटाएंगे। अरे चाइना का दम है, जिसको हम अंदर नहीं आने देते वो 370-35 हटाएगा। ये लोगों को बेवकूफ़ बनाने का एक प्रयास है। लेकिन संसद में बैठे हुए हैं, आपको लगता नहीं संसद से उनको तुरंत प्रभाव से वहां से वो अरे मैंने स्पीकर साहब को पत्र लिख दिया और ये भी मांग कर रहा हूँ, अरे चलता करो चाइना। और इस
शहनवाज, मैं आपके पास लौट कर आऊंगा, लेकिन एक बहुत अच्छी बात कही है जो आपके साथ शख्स मौजूद थे। उन्होंने कहा कि आपने चीन से अपनी मूछें मंगवाई। हमने तो अभी तक सुना था मोहित राज दुबे कि मूछें हो तो नत्थूलाल की जैसी, लेकिन आज एक हमारे दर्शक हैं जो बैठे हुए इस वक्त वहां पर प्रोटेस्ट भी कर रहे हैं और मौजूद हैं हमारे सहयोगी के साथ। वो कह रहे हैं कि चीन से आप मूछें मंगवाते हैं, हैट मंगवाते हैं, अब चीन चले जाइए, चीन इतना पसंद है तो रोका किसने है आपको? देखिए, इनके पूरे खानदान में विद्या, ये बात समझनी बेहद जरूरी है कि ये गद्दारी का पहला मामला नहीं है। 1942 को याद कर लीजिए, भारत छोड़ो आंदोलन चल रहा था तो इनके पिता शेख अब्दुल्ला कश्मीर में हिंदू राजा के खिलाफ बगावत कर रहे थे। 1965 को याद कीजिए, जब वहां पे प्रधानमंत्री पद हटाकर राज्यपाल पद रखा गया तो उन्होंने जाके चीन के राष्ट्रपति से मुलाकात कर ली थी। याद 2019 को भी करिए, जब उनके बेटे फारूक अब्दुल्ला के बेटे उमर अब्दुल्ला ने कहा कि फिर से प्रधानमंत्री बनाया जाना चाहिए। तो इनके रगों में गद्दारी है और न्यूज नेशन बिल्कुल भी इस आवाज को दबने नहीं देगा और उठाता रहेगा। दबने नहीं देगा। मैं अपने एक और सहयोगी के पास चलता हूं, धीरेन्द्र पुंडीर। ये बताइए, हमारे साथ मेहमान है, मैं उनके पास भी चलूंगा, लेकिन धीरेन्द्र जी, ये जो पूरा परिवार है ये इसी तरीके से बयान देने के लिए जाना जाता है, तो फिर इस परिवार के खिलाफ अभी तक एक्शन क्यों नहीं? ये जो संसद भवन में बैठे लोग जो बिना मतलब में मुद्दे उठाते हैं और गाली देते हैं एक दूसरे को, क्या इनको ऐसे लोगों के खिलाफ बोलने की जरूरत नहीं है? सवाल यहां नहीं उठना चाहिए क्या? ये सवाल अब संसद के गलियारे में ही पूछा जाना चाहिए, क्योंकि जनता की आवाज तो विद्या आप हम लोग न्यूज नेशन उठा ही रहा है। अब सवाल संसद से होना चाहिए कि आखिर ये बताइए कि कितने लोगों को और कब तक आप बर्दाश्त करेंगे देश के खिलाफ बयानों को? आखिर कहीं तो आपको रोकना होगा, कोई तो लक्ष्मण रेखा खींचनी होगी, कुछ तो तय होगा। संसद के अंदर बैठने के लिए आप कम से कम तिरंगा झंडा। नहीं, ये तो बड़ी अच्छी बात कही ना, ये तो बड़ी अच्छी बात कही। अभी हमारे एक मेहमान हैं जो कह रहे हैं वो संविधान के विशेषज्ञ है और उनका मैं सम्मान करता हूं, लेकिन एक बात उन्होंने धीरेन्द्र जी कही है, उन्होंने कहा है कि संसद के भीतर आप क्या बोलते हैं और संसद के बाहर आप क्या बोलते हैं, इन दोनों बातों में फर्क है। तो इसका मतलब यह है कि संसद से निकलते ही आप गाली दे देश को? नहीं, देखिए, लगातार उनका भी शायद ये आशय होगा कि जब ये तय हुआ था उस समय ये सोचा नहीं गया था कि कोई देश को गाली दे सकता है। सोचा नहीं गया था, लेकिन एक परिवार ऐसा है। जी हाँ दर्शकों, आपको आज सुनना चाहिए, देखना चाहिए, और ऐसे लोगों के खिलाफ आपको क्या करना है ये आपको ही तय करना है। मैं एक छोटे से ब्रेक के लिए रुक रहा हूं, ब्रेक के बाद वापस लौटूंगा। हमारे साथ सुशील पंडित हैं, उनके पास मैं चलूंगा, माजिद हैदरी हैं, उनके पास भी मैं चलूंगा। आज सुशील पंडित को सुनना भी बहुत जरूरी है, लेकिन एक बार फिर से मैं कैमरामैन को कहूंगा कि इस मंदिर को दिखाइए, लोकतंत्र के सबसे बड़े मंदिर को दिखाइए, क्योंकि इस मंदिर में बैठा एक शख्स आज देश के खिलाफ बोल रहा है। वो कहते थे कि कश्मीर से 370 हटाइए, खून की नदियां बह जाएंगी, लेकिन ऐसा हुआ नहीं, उनके मंसूबे पूरे नहीं हुए और अब वो चीन की गोद में बैठकर खेलना चाहते हैं। सुशील पंडित हमारे साथ हैं। सुशील पंडित जी, ऐसे लोग जो अभी तक पाकिस्तान के नाम पर, 370 के नाम पर, 35A के नाम पर राजनीति कर रहे थे, इनकी दुकानदारियां बंद हो गई है, तो अब ये चीन की गोद में बैठ जाना चाहते हैं। इनका बस चले तो ये शैतान के साथ भी समझौता कर लें, भारत को परेशान करने के लिए, यहां खून बहाने के लिए, यहां आतंक फैलाने के लिए। इनकी रग रग में भारत के प्रति घृणा भरी हुई है और ये उसी घृणा का एक नतीजा है, ये उसी घृणा का एक सबूत है। इन्होंने पाकिस्तान के साथ गठजोड़ किया, इन्होंने चीन के साथ गठजोड़ किया और आज ये इस्लामी जिहाद के साथ उसकी पुष्टपनाही कर रहे हैं। इन्होंने कश्मीर में आतंकवादी छोड़े इसी काम के लिए। इन्होंने वहां पर रोशनी एक्ट जैसा एक कानून बनाया जिससे जम्मू की हिंदू अक्सरियत को दबाया जा सके, मुफ्त में जमीन लूटने दी। इन्होंने वहां के जंगल हथिया लिए। इन्होंने कश्मीर में फारूक अब्दुल्ला के शासनकाल में वहां के हिंदू समुदाय को खदेड़ा गया। ये कभी मत भूलिएगा। बोलने का मौका दे रहा हूं, लेकिन देश के लिए बोलेंगे तो बोलेंगे। फारूक अब्दुल्ला के शासनकाल में वहां के हिंदू समुदाय को खदेड़ा गया। मैं आपका ऑडियो डाउन कर दूंगा, कश्मीर घाटी को चैनल पर बोलने नहीं दूंगा। बोलिए माजिद हैदरी, मैं आपको मौका दे रहा हूं, बोलिए। खुद मुख्यमंत्री थे। देखिए, बड़ी सिंपल बात है। आपने कहा डॉक्टर फारूक को सांसद से निकाल दो क्योंकि उसने राष्ट्र विरोध किया है। अगर डॉक्टर फारूक को निकालना है तो साथ में साध्वी प्रज्ञा को भी निकालो जिसने राष्ट्रपिता को अपमानित किया। ये धोखली पॉलिसी क्यों आपकी?
निकालना है डॉक्टर फारूक को निकालो, लेकिन साथ में साध्वी प्रज्ञा को निकालो। फारूक अब्दुल्ला अब मैं साध्वी प्रज्ञा की बात करूंगा, आपकी बोलती बंद हो जाएगी। मैंने सरदार पटेल के बनाए हुए चीनी मुद्दे की बात की, आपने मुझे बात नहीं करने दी। आप लोग दोगली पॉलिसी पे चलते हैं, आप देश की बात नहीं करते, आप भाजपा की बात करते हैं। पर बंदूक रखकर चलाना आप भारत की बात नहीं करते, आप भारतीय जनता पार्टी की बात करते हैं। आप लोग भारत में और भारतीय जनता पार्टी में फर्क है। वो चेहरा है जो आप लोग दिखाना चाहते हैं, एक वो चेहरा है जिसको छुपाकर आप लोग काम करना चाहते हैं। नहीं, मैं आपकी बात नहीं मानूंगा। रविकांत, क्या हमारे संसद में ऐसा कोई कानून है, ऐसी कोई कमेटी है जो इस तरह के सांसदों के खिलाफ कार्रवाई करे? देखिए विद्या, पार्लियामेंट की एथिक्स कमेटी है, वो मेंबर ऑफ पार्लियामेंट के आचरण व्यवहार सबकी स्क्रूटनी करती है कि कौन सा सांसद किस तरीके का आचरण करेगा, चाहे वो सदन के अंदर करे या सदन के बाहर। ये जो फारूक अब्दुल्ला का बयान है वो पूरी तरीके से राष्ट्रद्रोही है। अगर कोई मेंबर ऑफ पार्लियामेंट उस कमेटी में अगर उनको समन करता है तो कमेटी उनको बुला सकती है और कमेटी के सामने उनको ये जस्टिफाई करना होगा कि किस तरीके से उन्होंने ये राष्ट्र विरोध। एक छोटा सा कमेंट धीरेन जी, ये बताइए कि ऐसी कमेटी समन करेगी या नहीं करेगी? देखिए, हमारा भी यही सवाल है कि अब उनको करना चाहिए। मेरा कहना है कि उनको करना चाहिए, क्योंकि ये राष्ट्र विरोधी बयान साफ तौर पर गलवान के शहीदों का अपमान है। गलवान के शहीदों का अपमान है। मोहित राज दुबे, गलवान के शहीदों का अपमान फारूक अब्दुल्ला कर रहे हैं। बिल्कुल गलवान के शहीदों का अपमान है, उन शहीदों का अपमान है जो सरहदों पे हमारी सुरक्षा करते हैं। और निश्चित तौर पे मुझे ऐसा 20 जवानों का अपमान है। मैं कहता हूं उन 20 जवानों का अपमान है जिन्होंने एलएसी पर देश की सुरक्षा के लिए अपने जान निछावर कर दिए। और ऐसे बलिदान का अपमान करके कोई व्यक्ति देश में नहीं रह सकता है, हिंदुस्तान में नहीं रह सकता है, हमारे देश में नहीं रह सकता है और इस संसद भवन में आकर नहीं बैठ सकता है। एक छोटा सा ब्रेक, आप देखते रहिए न्यूज़ नेशन।